जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर अपने इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल हम लोग हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़े थे और आज उसके आगे हम लोग को हिमालय के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और मुझे आप लोगों से एक ही शिकायत है कि आप लोग पूरा क्लास नहीं देखते हो, क्योंकि हमको दिखाता है कि कितना देखा गया क्लास या कितना नहीं देखा गया। क्लास पूरी देखा करो, तभी आपको पूरा मजा मिल पाएगा, तभी आपका नॉलेज गेन होगा। आधा देखने से, आधा अधूरा देखने से आपका ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप लोग सच में तैयारी कर रहे हो, सच में पढ़ाई कर रहे हो, तो कभी भी वीडियो को थोड़ा सा देख के मत छोड़ा कीजिए। उससे क्या मिलता है बताइए? उससे कुछ नहीं मिलता ना। जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखोगे तब तक आपका नॉलेज गेन नहीं होगा। आप लोगों से मैं 2 क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, अभी पिछली वीडियो में जो पढ़ाया था, उन दोनों क्वेश्चंस का जवाब भी कमेंट बॉक्स में नहीं है। इससे भी आप लोगों का ये क्लियर हो जाता है कि आप लोग पूरी क्लास नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो आज से आप लोग ये दृढ़ संकल्प अपने अंदर ले लीजिए कि हम पूरी क्लास देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग हिमालय स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग अपना पेन और कॉपी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आज भी आप लोगों को काफी सारी चीजें ऐसी बताएंगे हम जिनको नोट करना होगा। और जो आपके यूपीएसआई, टेट या किसी भी वनडे एग्जाम हो, उन सब में अगर ज्योग्राफी आता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण चीजें होंगी। ठीक है, ज्योग्राफी के पोर्शन से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका उन जो मैं हिमालय के बारे में पढ़ाऊंगा उसी से प्रश्न आता है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपनी एक मंजिल की राह को पाने के लिए हिमालय पर। हिमालय घूमने तो अभी हम लोग सब लोग जा नहीं सकते। चलिए पहले बताइए कमेंट बॉक्स में कितने लोगों ने हिमालय घूमा है या जम्मू कश्मीर घूमा है? कितने लोगों ने घूमा है? कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग। ओके, चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं हिमालय के बारे में। कल हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति पढ़ लिया था कि एक तरफ अंगारा लैंड है, दूसरी तरफ गोंडवाना लैंड है और बीच में टेथीस सागर है। इसी को कोबर के भूसन्नति के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। आज इसी के आगे पढ़ना हम लोगों को हिमालय के बारे में अध्ययन करना है। उत्पत्ति तो हो चुका था हिमालय का, इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले हिमालय के बारे में बात करेंगे अगर, तो हिमालय के ऐसे 4 श्रेणियां हैं। हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? 4। लेकिन बच्चे हिमालय को बांटा तो 3 भागों में है। तो कहोगे सर श्रेणियां तो आपने 4 बना दिया। जी हाँ, क्यों 4 बना दिया उसका भी कुछ वजह होगा, क्योंकि बिना कारण के मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं। चलिए देखिए वजह क्या है। एक ये भी हिमालय का पार्ट नहीं है, लेकिन नाम हिमालय जैसा है। क्या नाम है उसका? ट्रांस हिमालय। नाम केवल हिमालय जैसा है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है बच्चे। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद ये महान या बृहद हिमालय आ जाता है उसके नीचे, महान हिमालय। और इसके नीचे मध्य हिमालय या लघु हिमालय आ जाता है, मध्य हिमालय। और इस मध्य हिमालय के नीचे शिवालिक हिमालय आ जाता है, शिवालिक हिमालय। बच्चे बहुत ध्यान से देखते चलिए, और अभी अंततः आप लोगों को हिमालय के बारे में वो सभी नॉलेज हो जाएगा जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो मुख्य रूप से हिमालय को तो 3 भागों में बांटा गया, लेकिन 4 श्रेणियां मैं इसलिए बनाया क्योंकि एक नाम हिमालय के जैसा ही मिलता है ट्रांस हिमालय का, जबकि ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं कहोगे सर, फिर ये क्या है? ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है वो हिमालय के बहुत पहले से हो चुका था। हिमालय तो बाद में बना, लेकिन उसके पहले क्या बन चुका था? ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ और ट्रांस हिमालय के बहुत समय बाद, कई वर्षों बाद फिर हिमालय का निर्माण हुआ। इसीलिए ट्रांस हिमालय को हिमालय का भाग नहीं मानते हैं, केवल महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को ही हिमालय का भाग मानते हैं। तो अब
इनके लोकेशन के बारे में बात करते हैं, कहां पर ये हैं। आपको ये क्लियर हो गया कि हिमालय में आप लोगों को क्या पढ़ना है। एक तो ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ना जो कि अलग है हिमालय से, फिर एक महान हिमालय के बारे में, एक मध्य हिमालय के बारे में और एक शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ना है। इन्हीं बारे में पढ़ना है। तो चलिए देर न करते हुए इसको जब हम लोग चर्चा करते हैं इस हिमालय पर, देखिए ध्यान से, सबसे पहले बच्चे यहां पड़ता है ट्रांस हिमालय। ये एरिया है ट्रांस हिमालय। ध्यान दीजिएगा ट्रांस हिमालय कहां पर है और कौन कौन सी श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, वो मैंने यहां पर बना दिया है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लिखते रहिए सारी चीजें। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 श्रेणियां आती हैं। केवल कौन कौन सी श्रेणियां आती है वो उनको देख लीजिए, चारों श्रेणियां। सबसे उत्तर में जो श्रेणी है इसे कहते हैं काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर की श्रेणी को क्या कहते हैं, काराकोरम श्रेणी। और मध्य में जो श्रेणी है इसे कहते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। और इसके नीचे जो श्रेणी है इसको कहते हैं जास्कर श्रेणी। और इसी जास्कर श्रेणी के समानांतर तिब्बत में एक श्रेणी है इसी ट्रांस हिमालय का ही, जिसका नाम क्या है, कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी। तो अगर प्रश्न ये आए ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्यतः कितनी श्रेणियों का अध्ययन किया जाता है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्यतः 4 ही श्रेणियों का अध्ययन होता है। ठीक है, कितनी श्रेणियों का अध्ययन होता है, 4 श्रेणियों का अध्ययन होता है। कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर उसी के समानांतर है कैलाश। ठीक है। अच्छा, इसी के नीचे एक श्रेणी और है जबकि ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, ध्यान देना। ये कौन सी श्रेणी है, इसके नीचे अगर क्रम से लगाने के लिए आ जाए, ये कौन सी श्रेणी है, इसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी। और इसके नीचे कौन सी श्रेणी है, पीर पंजाल के नीचे, ये है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी। ठीक है। तो मुख्य रूप से जो ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय में केवल यही 4 श्रेणियां आती हैं बस। ये कौन कौन सी देखी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत श्रेणियां आती हैं, मैं उन्हें गोला कर दे रहा हूं आप लोगों के सामने। ये केवल श्रेणियां किसके अंतर्गत आती हैं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। 4 श्रेणियां केवल ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। देख लीजिए चारों श्रेणियों के बारे में, 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी और इसी समानांतर एक और श्रेणी, यही इतनी आती हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ये कौन सी श्रेणी है, काराकोरम, 1 मिनट बेटा कलर बदल दूं, ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। यही 4 श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। क्यों हम इसको बार बार आपको बता रहे हैं कि ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, क्योंकि यही प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां शामिल हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां शामिल है। और चोटियों के बारे में एक अलग क्लास हम आप लोग बनाएंगे। सर्वोच्च चोटियां जो 42-43 चोटियां हैं पूरे भारत में, उनके बारे में हम अलग से बना देंगे। जबकि बताना तो चाहिए हमको, यहां भी चलो सुन ही लो। ये जो काराकोरम है, काराकोरम पर भारत की सर्वोच्च चोटी एक स्थित है K2, जिसको गाडवीन आस्तीन कहते हैं। किस श्रेणी पर है, काराकोरम श्रेणी पर है। भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2। लेकिन आ जाए अभी प्रश्न, देखिए 3 तरह का इसमें प्रश्न बनेगा, मैं एक साथ अभी करा दूंगा। अभी केवल याद रखिए आप, काराकोरम श्रेणी पर एक चोटी स्थित है, इसका नाम क्या है, K2। अच्छा, ये तो आपने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया। ऐसे ही लद्दाख, जास्कर, इसी के नीचे, ये तो हो गया ट्रांस हिमालय, इसके नीचे महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, क्यों हम इसको फिर बता रहे हैं आपको, इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस है बेटा, ध्यान दीजिए।
बना दूं पहले मैं आप लोगों के लिए इसको। क्या प्रश्न आता है देखते रहिए, ताकि आप लोगों से गलतियां अब ना हो। देखिए ध्यान से, ये बेटा है ट्रांस हिमालय, ये है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और इसी के नीचे, ट्रांस हिमालय के नीचे ये है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय मैप में भी मैं बता दूंगा कहां कहां पर कौन सा है, किसका विस्तार। बृहद हिमालय, या इसी को कहते हैं आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, या इसी को कहते हैं महान हिमालय, महान हिमालय, या इसी का एक और अन्य नाम है हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय। ये जितने नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में सब आते हैं जितने नाम हैं। इसी को बृहद हिमालय कहते हैं, इसी को आंतरिक हिमालय कहते हैं, इसी को महान हिमालय कहते हैं, और इसी को हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स याद होना चाहिए, क्योंकि यही पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस श्रेणी को महान हिमालय के नाम जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी को आंतरिक हिमालय के नाम जाना जाता है। आप देखोगे बाहर है तो ये बाह्य हिमालय होगा, नहीं ये बाह्य हिमालय नहीं है, इसको क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय। तो बृहद हिमालय का अन्य नाम क्या है, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय। क्लियर। अच्छा, इसी के नीचे जो दूसरी श्रेणी है, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है लघु हिमालय, लघु हिमालय, और इसी का एक अन्य नाम है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, और ऐसे बनाते ही चलिए, जैसे मैं बना रहा हूं हर एक चीज आप लोग भी अपनी कॉपी में बनाते हुए चलिए, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, इस महान हिमालय, अच्छा इसको मध्य हिमालय क्यों कहते हैं, देखिए आंतरिक हिमालय और इसे कहते हैं बाह्य हिमालय, इन दोनों के बीच में पड़ता है, इसलिए इसको मध्य हिमालय कहते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी श्रेणी है, याद रखना, ये शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय है। अच्छा, क्या इसका भी कोई अन्य नाम है, जी हाँ, एक नाम इसका भी है, क्या नाम है इसका अन्य नाम, बाह्य हिमालय, इसी को बाह्य हिमालय कहते हैं। ऐसे ही आप कहेंगे सर क्या ट्रांस हिमालय का भी कोई अन्य नाम है, जी हाँ, एक नाम ट्रांस हिमालय का भी है, क्या, इसी को कहते हैं पार हिमालय, अन्य नाम इसी का क्या है, पार हिमालय। तो ये इसका कुछ इस तरह से बंटवारा किया गया है हिमालय की श्रेणियों का। ये तो ट्रांस हिमालय अलग है, कहोगे सर फिर इसको क्यों बनाए, क्योंकि जहां पर ये ट्रांस हिमालय इंड होता है और दूसरा कोई हिमालय स्टार्ट होता है, मतलब जैसे दो सड़क जहां पर मिलते हैं तो थोड़ा ऊंचा नीचा स्थान हो जाता है, थोड़ा ऊंचा नीचा स्थान हो जाता है, या कोई एक सड़क जाती है तो बीच में थोड़ा उठा हुआ स्थान कोई आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं कि ये ब्रेकर है। ऐसे ही इस ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच भी एक ब्रेकर जैसी स्थिति होती है, जहां पर ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग अलग किया जाता है, उसका एक नाम रखा जाता है। तो प्रश्न आएगा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में कौन सा विभाजक स्थल है, या कौन सा उसका नाम क्या है, ठीक है, तो उसका नाम याद कर लीजिए। इसके मध्य में क्या है, इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन इसके मध्य है। क्लियर। और उसके बाद कहें हम, ये हो गया ट्रांस हिमालय, पूछेगा किस किस श्रेणी के मध्य है, तो ट्रांस हिमालय और
बृहद हिमालय के मध्य है। इसी के नीचे आइए, ये श्रेणी देखिए, इसके मध्य में क्या है, मतलब बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है इसके मध्य में, मतलब बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। वहीं इसके नीचे शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं एमसीटी, एमसीटी, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, आई एस जेड, आई एस जेड, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे जो लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, इनके मध्य में कौन सा बाउंड्री फॉल्ट है, तो इसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। तो ये प्रश्न बेटा बहुत पेपर में आता है, इसलिए इसको याद कर लेना किसको क्या कहते हैं। सभी लोग इसको नोट कीजिए, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूं, देख लो। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में इंडस सांगपो सचर जोन है, वहीं बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, और इस लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में मेन बाउंड्री फॉल्ट है, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एम बी एफ, एम बी एफ, क्लियर। जितने लोग लाइव हो सेशन को लाइक कर दीजिए बच्चे, और अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है, और ऐसे ही अभी बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पर, स्टेटस या जहां कहीं भी जैसे शेयर कर पाइए कर दीजिए, और सेशन को लाइक करिए, मैं पढ़ाता हूं आगे अब, ठीक है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया ना सभी का, सभी लोग क्लियर कर लिए ना इस चीज को। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आपने डिवाइडेशन तो पढ़ लिया, और कौन कौन अन्य नाम है ये भी पढ़ लिया, अन्य नाम भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, सारे अन्य नाम आपको याद होने चाहिए। एक बार अन्य नाम और देख लीजिए, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय कहते हैं, बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय, महान हिमालय या माद्री हिमालय कहते हैं, और लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। वहीं शिवालिक हिमालय को एक अन्य नाम क्या है, बा हिमालय, और इसके नीचे तराई का मैदान स्टार्ट हो जाता है, हिमालय मतलब श्रेणी वहीं पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। अब बात आता है ट्रांस हिमालय का, जो यहां पर हम लोग जिक्र किए थे ट्रांस हिमालय का, तो केटू इसी पर है। ये कराकोरम श्रेणी जो है बेटा, ये कराकोरम श्रेणी के बारे में अगर हम लोग यहां पर जिक्र करें तो यहीं पर कुछ ग्लेशियर हैं इस कराकोरम श्रेणी पर। वैसे तो मैं आप लोगों को ग्लेशियर अलग से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए कराकोरम श्रेणी पर कौन कौन से ग्लेशियर हैं। ये कराकोरम श्रेणी हो गया, कराकोरम श्रेणी पर क्या क्या है अभी देख लेते हैं। कौन सी श्रेणी है ये, कराकोरम पर्वत श्रेणी। सबसे पहली बात तो कराकोरम पर्वत श्रेणी पर केटू स्थित है, और इसी पर 4 ग्लेशियर हैं। वो चारों ग्लेशियर कौन कौन से हैं उन्हें भी देखिए आप। अगर हम कहें एक ग्लेशियर का नाम है बियाफो, इसी पर और ग्लेशियर है बाल्टोरो, क्या नाम है, देखिएगा दूसरा ग्लेशियर का नाम मैं बता रहा हूं, बाल्टोरो, बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर, और चौथा है ससाइमी। वैसे यहीं पर सियाचिन भी है, 5वां ग्लेशियर लिख लीजिए सियाचिन। ये सारे ग्लेशियर किस हिमालय में है, ट्रांस हिमालय पे है, अगर श्रेणी कहो तो काराकोरम श्रेणी पर है। बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर, ससाइमी और सियाचिन, ये सारे ग्लेशियर किस पर हैं, काराकोरम श्रेणी पर है। अच्छा, ये जो काराकोरम श्रेणी है, इसे एक विशेषता इसकी और है, क्या है, इसको कहते हैं
ये मध्य एशिया की रीढ़ है। मध्य एशिया की रीढ़, मध्य एशिया की रीढ़ ट्रांस हिमालय के किस श्रेणी को कहते हैं? काराकोरम श्रेणी कहते हैं। सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जितने हैं इसमें। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। नोट कर लिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए नोट हो गया। सभी लोग नोट हो गया ना? ठीक। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। और ट्रांस हिमालय का एक और अन्य नाम है, बच्चे देख लीजिए इसी वक्त। ट्रांस हिमालय का नाम जहां पे लिखवाया हूं वहीं पर ट्रांस हिमालय का एक और नाम है, लिख लीजिए। पार हिमालय हो गया, इसी को कहते हैं ट्रांस हिमालय को। एक अन्य नाम क्या है इसी का? तिब्बतियन हिमालय। तिब्बतियन हिमालय, ठीक है। ये भी एक नाम याद रखना, ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय, पार हिमालय और ट्रांस हिमालय के नाम से तो जानते ही जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांस हिमालय पर एक पॉइंट जो विशेषता है ट्रांस हिमालय की, नोट कर लीजिए। ट्रांस हिमालय की एक विशेषता है, मैं लिख देता हूं एक अलग से ट्रांस हिमालय के बारे में। जल्दी से नोट कर लीजिए ट्रांस हिमालय के बारे में आप लोग। ट्रांस हिमालय, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं लिख देता हूं। पहली चीज तो यह हिमालय का भाग नहीं है, यह हिमालय का भाग नहीं है। दूसरी बात, यहां पर वनस्पतियों का का अभाव पाया जाता है, मतलब वनस्पति वगैरह नहीं पाए जाते, अभाव पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ की जो प्रमुख श्रेणियां हैं, अभी आपने देखा भी था लेकिन एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि जितनी बार देखेंगे उतना ही ज्यादा आपको याद होगा। प्रमुख श्रेणियां कौन कौन से हैं? काराकोरम, काराकोरम, फिर देखा लद्दाख, क्रम से लिख रहा हूं, जास्कर और कैलाश। इसमें से कौन सी श्रेणी तिब्बत में है? ये श्रेणी जो है कहां पर पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ ट्रांस हिमालय के बारे में जो प्रश्न आता है। ट्रांस हिमालय का अन्य नाम आप जानते ही हैं, इसी को पार हिमालय या इसी को तिब्बतियन हिमालय के नाम जानते हैं। सारे पॉइंट जो आप लोगों से ट्रांस हिमालय से आता है पेपर में आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग, मैं वो बता दिया हूं। बाकी पढ़ाने तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन आपसे जो परीक्षा में पूछा जाता है वो पॉइंट मैं आप लोगों को बता दिया। अब ट्रांस हिमालय के बाद हेडिंग डालिए बृहद हिमालय। अब चर्चा करना है बृहद हिमालय का, लेकिन बृहद हिमालय का चर्चा करने से पहले हम लोग एक पॉइंट से देखेंगे। क्या देखना? यह है कि क्या कहां से कहां तक है ये तीनों हिमालय का विस्तार। चलो देख लें अच्छे से, ताकि आगे गलतियां ना होने पाए। जैसे यहां से ये स्टार्ट हो जाता है बृहद हिमालय, उसके नीचे ध्यान से देखिए सभी, इसके नीचे कटा फटा एरिया थोड़ा, ये है मध्य हिमालय। उसके बाद इसके नीचे शिवालिक हिमालय स्टार्ट हो जाता है। कौन सा हिमालय स्टार्ट हो जाता है?
शिवालिक हिमालय स्टार्ट हो जाता है इसी के नीचे। चलो इसे भी देख लो, वो कुछ इस तरीके से ऐसे जाता है और ऐसे म्यांमार की तरफ ऐसे यू टर्न हो जाता है। वैसे तो इधर भी किरथर और सुलेमान श्रेणियों में आगे जा करके ऐसे यू टर्न होकर के बढ़ जाता है, लेकिन वो आपके परीक्षा में नहीं आता तो उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। मतलब यहाँ पे ऐसे जा करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये श्रेणियां भी बढ़ जाती हैं। एक सुलेमान श्रेणी कहलाती है, क्या कहलाती है एक श्रेणी? सुलेमान। और दूसरी श्रेणी कहलाती है किरथर। ये आपके परीक्षा में उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो इस पॉइंट को आप लोग मिस कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है इस चीज का। लेकिन अब देखिए, ये जो बृहद हिमालय है या आंतरिक हिमालय है या महान हिमालय है या हिमाद्री हिमालय है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले जान गए ना, लोकेशन तो आप लोगों को सब पता चल गया ना। सबसे ऊपर बृहद हिमालय, फिर यहां से ऐसे गया है कौन सा? मध्य हिमालय, और उसके नीचे यहां से लेकर ऐसे यूटर्न म्यांमार की तरफ मुड़ते हुए चला गया शिवालिक हिमालय। अब पहले पढ़ते हैं हम लोग बृहद हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय का अन्य नाम अभी आप लोगों ने देखा, इसी बृहद हिमालय का अन्य नाम अभी आप लोगों ने चर्चा में देखा। क्या है इसका अन्य नाम बृहद हिमालय का? जरा देखिएगा ध्यान से। बृहद हिमालय को अन्य नाम क्या है? आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय। नोट कर रहे हैं ना आप लोग? इसको नोट कर रहे हैं ना, सारी चीजें नोट करते रहिएगा। या इसी को कहते हैं बृहद हिमालय कहते ही हैं, इसी को महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय। या इसी का अन्य नाम है महान हिमालय के बाद हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय, ठीक है। ये सारे नाम आप लोग नोट कर लीजिए, हिमालय का ही नाम है। अच्छा, हिमालय की विशेषता कुछ और है क्या? क्या विशेषता है? विश्व की, विश्व की सर्वाधिक, सर्वाधिक ऊंची चोटियां, सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय में मिलती है। किस हिमालय में? बृहद हिमालय में, इसी हिमालय में मिलती है। देखो, अब वही समय है आप लोगों को सारे पॉइंट नोट करते हुए चलिए, नहीं तो पेपर के टाइम पर बस ऐसे ऐसे करोगे सब लोग, आएगा कुछ नहीं, ठीक है। फिर कहोगे अरे सर जी तो पढ़ाए थे, लेकिन हमका तो याद ही नहीं आ रहा है। तो इसीलिए याद नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग नोट नहीं कर रहे हो, कुछ लोग नोट कर रहे हो, कुछ लोग नोट नहीं कर रहे हो। और ये कितने समय तक आपके दिमाग में रहेगा, आप खुद ही सोचिए, कितने समय तक ये दिमाग में रहेगा जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं। आज रहेगा, कल रहेगा, 10 दिन तक रहेगा, 20 दिन तक रहेगा, लेकिन पेपर आपका कब है? तब तक तो नहीं रहेगा ना। तो एक ही तरीका होता है, इसको नोट करते हुए चलो, इसका नोट्स बनाते हुए चलो, तभी ये आप लोगों को काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा कुछ, ठीक है। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय में है, नोट करते रहो आप लोग, ठीक है। आगे देखिएगा कौन कौन से, जैसे मैं कहूं कुछ चोटियों के नाम, जैसे एवरेस्ट, एवरेस्ट। या जैसे मैं कहूं कंचनजंगा, कंचनजंगा। या जैसे मैं कहूं और श्रेणियों के बारे में, एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, या नेपाल में है मसालू मसालू, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में एक श्रेणी है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, कमेंट बॉक्स में बताइए उस श्रेणी का नाम क्या है, जहां से अरुणाचल प्रदेश में
ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है उस श्रेणी का नाम क्या है? बताइए आप लोग, क्या नाम है उस श्रेणी का? उस श्रेणी का नाम क्या है? नामचा बरवा नाम है। क्या नाम है? नामचा बरवा। तो पहले देखिए, सबसे ऊपर एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, एक श्रेणी और इसी में नंदा देवी है। नंदा देवी। उसके बाद मैंने बोला क्या? नामचा बरवा। नामचा बरवा। सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, जो लोग अभी आ रहे हो सेशन को लाइक कर दें। और इसका प्लेलिस्ट यूपी एसआई और पेट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे, सारे वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो को तब देखते रहिएगा साथ में, ठीक है? तभी काम करेगा ये। तो अब इसकी एवरेस्ट कहां पर है? अच्छा, सबसे पहले इसकी ऊंचाई देख लो कितना है। 8848.84 मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पर यही ऊंचाई कितना मिलता है? 8850 मीटर मिलता है। दोनों मिलते हैं, याद रखना, जो ऑप्शन में होगा लगा देना उस अकॉर्डिंग, ठीक है? ऊंचाई में अभी वृद्धि हुई है इसमें, एवरेस्ट में। अच्छा, कहां पर है ये एवरेस्ट? नेपाल में पड़ता है। एवरेस्ट पड़ता कहां पर है? नेपाल में पड़ता है, ये भी पॉइंट याद रखना। एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। वहीं कंचनजंगा, इसकी कितनी है? 8586 मीटर। देखिए, आपसे पूछा जाएगा, ये बदलता रहता है, ये अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, लेकिन आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना है, फिर मैंने कहा अलग 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 मिलता है। तो आप 85 याद रखना, 85 जरूर रहेगा। जिसमें जिस ऑप्शन में 85 रहेगा उसी ऑप्शन को मान लेना कि ये कंचनजंगा की ऊंचाई है। अच्छा, ये कंचनजंगा कहां पर है अगर प्रश्न आए? ये सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है। और ये कंचनजंगा श्रेणी किसका किसका बॉर्डर बनाता है? सिक्किम और नेपाल का बॉर्डर बनाता है। सिक्किम और नेपाल का बॉर्डर बनाता है, ठीक है, कंचनजंगा। नंदा देवी कहां है? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में पड़ता है। वहीं अगला है नामचा बरवा। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी यूटर्न लेके प्रवेश करती भारत में, कहां प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो नामचा बरवा कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। बच्चे, अगर आप लोगों को ये नॉलेज मैं जो दे रहा हूं लग रहा है कि पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक ही रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग, जिनको लग रहा हो ये सेशन अच्छा है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। शेयर कर रहे हैं ना आप लोग? शेयर कर दीजिए सेशन को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलिए अब देखते हैं, इसी अभी हम लोग बृहद हिमालय की बात करें। जितना प्रश्न बनता है जो भी प्रीवियस ईयर में आया सबको लेकर मैं आया हूं, सभी का निचोड़ लेकर के आया हूं, सभी को देखते रहो। अब इसकी बात करें, अगर इसी बृहद हिमालय की और चर्चा करें तो इसकी चोटियों की एक औसत ऊंचाई कितनी है? बृहद हिमालय की चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई। देखिए, जैसे मैं ये शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं ऐसे ही आप लोगों को भी बना लेना है, ठीक है? यही पढ़ पाओगे पेपर के टाइम पर, और कुछ नहीं पढ़ा जाता है। तो बृहद हिमालय की चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। वहीं अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, ये तो ऊंचाई हो गई, बृहद हिमालय के जो श्रेणियां हैं उनकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक इनके चोटियों की चौड़ाई है। ये जो श्रेणियां हैं इनकी चौड़ाई कितनी है? तो 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक की चौड़ी है। ये आप लोगों को बृहद हिमालय का जितना आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है मैं सब बता दिया। एक बार फिर से जरा देख लीजिए। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं।
वहीं विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय में है, जैसे एवरेस्ट, इसको 8848.84 या 8850 इसकी मिलती है ऊंचाई। अच्छा, मान लो दोनों ऑप्शन में है तो आप लोग 8850 लगा के आना, ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा जो कि सिक्किम पड़ता है, 8586 मीटर ये ऊंचा है। नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नोट कर लीजिए जितने पॉइंट्स आप लोग नोट करिए। ठीक, अब बृहद हिमालय के बाद दूसरा हिमालय कौन सा था? एक हो गया जैसे ये बृहद हिमालय, इसके नीचे क्या था? मध्य हिमालय। इसके नीचे था मध्य हिमालय, या इसी का एक अन्य नाम बताया था मैंने, मध्य हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। अब इसके बारे में भी देख लो, मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में। अच्छा, इसी के पहले एक पीछे पॉइंट छूटा है बेटा, देख लो। जो ये एवरेस्ट है, इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो एक स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है? एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है? जो एवरेस्ट चोटी है, इसको चीन में भी ये है ना, चीन में इसको किस नाम से जानते हैं? आप लोग बताइए, क्या मैं सही बता रहा हूं? चीन में इसको चोमुलुंगमा कहते हैं। आप लोगों को क्लियर करना है क्या ये सही है? तो ये तो आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है, एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। और चीन में क्या कहते हैं? चोमुलुंगमा। तो ये हो गया आपका इसका नॉलेज। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे लघु हिमालय का। लघु हिमालय पर उतनी उतनी ऊंची ऊंची चोटियां नहीं पाई जाती हैं और ये थोड़ा कम विस्तृत है, लेकिन ये पर्यटन स्थल यहां पर पाए जाते हैं अच्छे खासे। यहाँ पर्यटन स्थल पाए जाता है, यहाँ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो अब वही सब चर्चा करते हैं लघु हिमालय के बारे में। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, या मैं पढ़ाते ही चल रहा हूं। आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का क्या औचित्य है? तो आप लोग बताइए बच्चे, क्या सेशन समझ में आ रहा है सभी को? आ ही रहा होगा, क्योंकि जब मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में पढ़ना है। ये मध्य हिमालय और लघु हिमालय, जरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, तब मैं आगे पढ़ाऊंगा। क्या बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा डिवाइडेशन करने वाला पार्ट है? मतलब कौन सा जोन पाया जाता है किसके किसके मध्य? बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य। क्या उसके मध्य इंडस सांको सचर जोन पाया जाता है? क्या उसके मध्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है? क्या इसके मध्य मेन बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है? ऐसे ही प्रश्न आएगा। तो आप लोग इसको देखिएगा क्या पाया जाता है। मैं लिख देता हूं एक बार फिर ताकि भूलना नहीं दोबारा। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? एमसीटी कहते हैं। ठीक है, देखो पीछे मैं समझाया हूं इन चीजों को। ये देखो, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। ठीक है, ये चीजों को समझाया हूं, आप लोग ध्यान से समझिए बस।
ये क्लियर? मैंने बताया कि ये यहाँ की जो चोटियां हैं थोड़ा कम ऊंची हैं, तो कहोगे सर तभी तो कुछ ना कुछ तो ऊंची होंगी, तभी तो इसका नाम हिमालय है ना। तो हम कब कहे नहीं ऊंची है? तो यहाँ की भी चोटियों की ऊंचाई है, लेकिन जैसे उसकी औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर है वैसे नहीं है। यहाँ की चोटियों की औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 3000 से लेकर 4500 मीटर है। ऐसे ही कहोगे चौड़ाई कितनी है श्रेणियों की? ये चौड़ी कितनी है? तो ये चौड़ी कितनी है? लगभग 60 किलोमीटर ये चौड़ी है। इनकी श्रेणियां कितनी चौड़ी हैं? 60 से 80 किलोमीटर लगभग इनकी चौड़ाई है। कितना? 60 से 80 किलोमीटर। सारे पॉइंट नोट करते हुए चलिए, सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कितनी चौड़ाई है? 60 से 80 किलोमीटर। सभी लोग बताइए, सेशन को समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेशन समझ में आ रहा है? ठीक। अब जो ये लघु हिमालय है मुख्य रूप से 5 श्रेणियों से ये मिलकर के बना है, कोई अकेली श्रेणी नहीं। जैसे मैंने अभी पीछे देखो दिखाया है ना, ध्यान दीजिएगा, यही तो है लघु हिमालय। ये देखो ऐसे ऐसे श्रेणी में बटा है ना अलग अलग। तो ऐसी मैं तो कई सारा दिखा दिया हूं, लेकिन ये मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है इसको? कितनी श्रेणियों से मिलकर के बना है? केवल 5 श्रेणियों से मिलकर के बना है, ठीक है। अब उन्हीं 5 श्रेणियों को लिखना है, आप लोगों को समझना है। देखिए 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, इधर मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। पहली श्रेणी की बात करें, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी, मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट करते हुए सभी चलिएगा। पीर पंजाल श्रेणी, वहीं इसी के नीचे है धौलाधर श्रेणी। कौन श्रेणी है? धौलाधर श्रेणी। फिर इसके नीचे है नाग टिब्बा श्रेणी। नाग टिब्बा श्रेणी, और इसी के नीचे है फिर एक नाग टिब्बा है। क्या देखे आप लोग? पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी। अच्छा, एक महाभारत भी इसी में आता है, लेकिन इसके पहले मसूरी लिख लीजिएगा। मसूरी और महाभारत श्रेणी, यही मुख्य रूप से 5 श्रेणियां मिलकर लघु हिमालय का निर्माण करती हैं। देखिए 5 हो गए, पीर पंजाल, धौलाधर और नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत श्रेणी। ये 5 श्रेणियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? हिमालय के लघु हिमालय का निर्माण करती हैं, ठीक है। 5 श्रेणियां मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? लघु हिमालय का निर्माण करती हैं। और इसमें भी ये जो पीर पंजाल श्रेणी है, इसकी विशेषता लिखिएगा, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। मतलब लघु हिमालय में, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी यही पीर पंजाल है। कहां पड़ता है ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वहीं धौलाधर पर्वत श्रेणी कहां पड़ता है? प्रश्न ऐसे ही आएगा, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नोट करिएगा सभी लोग, हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही प्रश्न आएगा, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी कहां पड़ता है? तो ये भी कहां पड़ता है बच्चे? ये भी नाग टिब्बा कहां पड़ता है? उत्तराखंड। याद रखना, मैं यूके लिख देता हूं, यूके मतलब क्या होता है? उत्तराखंड। ऐसे ही मसूरी भी कहां पड़ता है? उत्तराखंड में ही पड़ता है। और महाभारत पर्वत श्रेणी कहां पड़ता है? नेपाल में।
तो याद रखना, लघु हिमालय का निर्माण 5 श्रेणियों से मिलकर के हुआ है। ऐसे ऐसे 5 श्रेणियां मिली हैं, तब जाकर के लघु हिमालय का निर्माण होता है। वो 5 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पीर पंजाल, धौराधर, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत। ठीक है, उसमें भी पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी श्रेणी है। उसके बाद ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। फिर धौलाधर श्रेणी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यहीं ब्रैकेट में इसको भी लिख दें, HP, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सारे याद रखना। उत्तराखंड, मसूरी और नेपाल में महाभारत। नोट हो गया सारे पॉइंट्स आप लोगों को? बताइए कमेंट बॉक्स में, नोट हो गया बच्चे? ठीक। अच्छा, एक पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को बताया था, क्या मैंने ये बताया था कि ये जो लघु हिमालय है, यहां पर पर्यटन स्थल भी पाए जाते हैं ना, मतलब घूमने लोग जाते हैं। जो लोग घूमने गए होंगे उनको पता होगा यहां पर क्या पाया जाता है? पर्यटन स्थल। कहोगे सर क्या ये जरूरी है? जी हाँ, आपसे पूछा जाता है कि यहाँ का जो पर्यटन स्थल है, कौन कौन से पर्यटन स्थल इस लघु हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको जब याद रहेगा तभी तो। जैसे आप मसूरी की बात करते हो तो मसूरी भी यहीं पाया जाता है। जैसे आप रानी खेत की बात करते हो तो रानी खेत भी यहीं पाया जाता है। या जैसे आप अल्मोड़ा की बात करते हो तो अल्मोड़ा भी यहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पर पाए जाते हैं। या जैसे आप और भी श्रेणियों की भी जिक्र करते हो, चाहे वो शिमला हो गया, चाहे वो दार्जिलिंग हो गया, ये सब यहीं पर मिलते हैं। ठीक है, शिमला, दार्जिलिंग, इसे भी लिख लीजिएगा, शिमला और दार्जिलिंग, ये भी पर्वत श्रेणियां कहाँ मिलती हैं? मतलब घूमने वाला स्थल, ये सब कहाँ मिलते हैं? ये सब लघु हिमालय के अंतर्गत मिलते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट नोट कीजिए आप लोग, जितने पॉइंट है सभी नोट कीजिए। अभी इसमें कुछ और भी चीजों को आप लोगों को पढ़ाना है मुझे इसी लघु हिमालय में, क्योंकि लघु हिमालय से क्वेश्चन बहुत बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा इसी लघु हिमालय के बारे में। लघु हिमालय के बारे में ही देखिए, लघु हिमालय में ही, लघु हिमालय में ही कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। और इन घास के मैदानों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मर्ग, मर्ग कहां जानते हैं? जम्मू कश्मीर में। और इसी के नाम पर जैसे कुछ नाम पड़ गया, गुलमर्ग, गुलमर्ग, कामा सोनमर्ग। ठीक है, इसी के नाम पे पड़ा है ना। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग कहां के घास के मैदान को कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर के घास के मैदान को कहते हैं। वहीं जो हिमाचल प्रदेश में घास का मैदान पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पयार कहते हैं। पयार घास का मैदान कहां पाया जाता है? पयार। लघु हिमालय की बात हो रही सब। लघु हिमालय में पयार जो घास का मैदान पाया जाता है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। वहीं जो उत्तराखंड में घास का मैदान मिलता है उसे क्या कहते हैं? बुग्याल या कयाल कहते हैं। ठीक है, बुग्याल या कयाल। जो उत्तराखंड में घास का मैदान मिलता है उसे बुग्याल कहते हैं बेटा। बुग्याल कहां? उत्तराखंड। उत्तराखंड। क्लियर हुआ? ये घास के मैदान है कुछ। जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? पयार कहते हैं। वहीं बुग्याल कहां कहते हैं? उत्तराखंड में कहते हैं। और ये तीनों घास के मैदान किस हिमालय में पाए जाते हैं? ये सब लघु हिमालय के अंदर में ही पाए जाते हैं। लघु हिमालय में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनका कुछ नाम इस प्रकार से है। ये पॉइंट्स भी आप लोग नोट कर लीजिए।
अच्छे से। ठीक है, अब जो पढ़े हैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। ध्यान से करिएगा रिवीजन सभी लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने में आपके लिए रिवीजन। रिवीजन में देखिए, आपने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं और काराकोरम में ही K2 है। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ा आपने इसके नीचे पीर पंजाल और धौराधर श्रेणी भी है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को आगे पढ़ाया क्या कि जो ये K2 है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये मध्य एशिया की रीढ़ कही जाती है काराकोरम पर्वत श्रेणी को। इसी पर बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर और ससाइमी और सियाचिन ग्लेशियर स्थित हैं। ठीक है, आगे मैंने आप लोगों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि ये जो आपका ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय है, इसके मध्य में इंडस सांकोसचर जोन पाया जाता है। वहीं बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। वहीं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में मेन बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। इसके अन्य नाम मैंने बताया, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय या तिब्बतियन हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। वही मैंने बताया लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहते हैं और इसके नीचे तराई का मैदान स्टार्ट हो जाता है। आगे देखिए, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय कहते हैं, या हिमालय का भाग नहीं है और यहाँ पर वनस्पतियों का क्या होता है, अभाव होता है। यहाँ की प्रमुख श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियां हैं। और कैलाश कहाँ पे है श्रेणी? तिब्बत में है। किसके समकक्ष में है? जास्कर श्रेणी के समकक्ष में है, उसी के समानांतर है। आगे फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, हमने बताया कि ये जो हमारे हिमालय है, हिमालय को 3 श्रेणियां हैं। एक ऐसे सबसे ऊपर आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय है। बीच में 5 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ लघु हिमालय है। फिर उसके बाद इसके नीचे शिवालिक हिमालय है। उसके बाद फिर हम लोगों ने बृहद हिमालय के बारे में अच्छे से पढ़ा कि इसको आंतरिक हिमालय कहते हैं और महान हिमालय कहते हैं, हिमाद्री हिमालय कहते हैं। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और चीन में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर मैंने पढ़ा विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय में स्थित हैं। फिर एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8848.84 है या 8850 मिलता है मीटर। कंचनजंगा की 8586 है। मैंने बताया आपको केवल याद रखना है 85, जहां भी 85 आंसर मिलेगा आप लगा देना। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग बुक में अलग अलग ऊंचाई मिलता है। तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी और नामचा बरवा, ये सब सारी श्रेणियां मिलती हैं। कंचनजंगा कहाँ मिलता है? नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर। वहीं नंदा देवी कहाँ मिलती है? यह नंदा देवी उत्तराखंड में। और नामचा बरवा कहाँ मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। क्लियर? आगे बात करें तो लघु या मध्य हिमालय पर यहाँ मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। औसत ऊंचाई इसकी 3000 से 4500 मीटर है। 3000 से 4500 मीटर है। ये चौड़ाई कितनी है? 60 से 80 मीटर, 80 किलोमीटर चौड़ी है। पर्यटन स्थल यहाँ पर मसूरी मिलता है, रानीखेत मिलता है, अल्मोड़ा मिलता है और शिमला मिलता है, दार्जिलिंग मिलता है। उसके बाद मैंने बताया इसमें 5 श्रेणियों को मिला करके लघु हिमालय का निर्माण होता है। उसमें से पहली श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी। पहली श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी जो कि लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। किसकी सबसे लंबी श्रेणी है? लघु हिमालय की। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है धौलाधर श्रेणी, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नागटिब्बा श्रेणी ये पड़ता है उत्तराखंड में। अच्छा, ये जो याद रखना, इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय का एक और नाम क्या है? हिमाचल हिमालय। इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मसूरी उत्तराखंड में है, महाभारत श्रेणी नेपाल में है। ये सब लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। अब फिर मैंने बताया लघु हिमालय में घास के मैदान मर्ग पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग हो गया, पयार पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में बुग्याल पाया जाता है उत्तराखंड में। अब एक पॉइंट और आप लोगों को जो आप कंफ्यूज होते हो, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने चल रहा हूं। क्या आपसे प्रश्न आता है, भारत की भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी।
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न जो आता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। बच्चे इसका जवाब मैं बता रहा हूं, आज इस चीज को क्लियर करूंगा आप लोगों का, बहुत ही बच्चों का कंफ्यूजन है। लेकिन उसके पहले आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए बच्चों तक। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अगर आप लोगों को लग रहा हो कि सच में कुछ अच्छा पढ़ाया गया तो करिए आप लोग, ठीक है। देखिए, जब पूछा जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी मतलब जिसका विस्तार भारत में ही है, हिमालय हिमालय से मतलब नहीं है, ठीक है, जो केवल भारत ही भारत में, भारत के बाहर नहीं है। या और क्लियर करो, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, भारत में स्थित सबसे, यह क्वेश्चन आ जाए ऐसे, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो आप हमेशा लगाना क्या, केटू या गाडविन आस्टीन। एक नाम इसका और क्या है, गाडविन आस्टीन। क्लियर, गाडविन आस्टीन। वहीं आ जाए भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चे कंचनजंगा। अभी क्लियर कर रहा हूं क्यों ऐसा है। और अगर आ जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब तो आप लोग जानते हो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अब चलो क्लियर करते हैं क्यों ऐसा है। देखिए, अगर इन दोनों चोटियों में कंपैरिजन करें, केटू और कंचनजंगा में, केटू और कंचनजंगा में ज्यादा ऊंचाई किसकी है, केटू की है। और इसमें कहीं पर भी हिमालय शब्द का जिक्र नहीं है। इसकी केटू से ज्यादा ऊंचाई तो इसकी है माउंट एवरेस्ट की। अगर हिमालय से कंपैरिजन अभी कर दे तब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। देखो, जैसे ही मैंने हिमालय शब्द जोड़ा तो आंसर हो गया माउंट एवरेस्ट। जब यहां पर क्वेश्चन में हिमालय नहीं दिया था, केवल क्वेश्चन दे दिया था भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, हिमालय का नाम ही नहीं है, ठीक है, भारत में ही इसका विस्तार है, भारत के बाहर नहीं। एवरेस्ट का विस्तार तो भारत के बाहर भी है ना। अगर ये भी केवल भारत में ही होता तो यही होता सबसे ऊंची चोटी। इसका विस्तार नेपाल और चीन में भी है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। जो केवल भारत में ही विस्तृत है वो कौन है, केटू। केटू का विस्तार केवल भारत में ही है। अब कहोगे सर कंचनजंगा का भी विस्तार केवल भारत में ही है। जी हाँ, कंचनजंगा का भी विस्तार केवल भारत में ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे भारत में ही स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत के अंदर ही है लेकिन शब्द जोड़ दिया हिमालय, तो हिमालय से अगर कंपैरिजन करेंगे तो कंचनजंगा होगा। हिमालय शब्द नहीं दिया रहेगा, भारत में ही स्थित सबसे ऊंची पूछ लेगा तो केटू या गाडविन आस्टीन हो जाएगा। और हिमालय की तो सबसे ऊंची चोटी है ही। क्लियर हुआ ना। देखिए, ये हो गया हमारा केटू, ये भारत के अंदर ही पड़ता है, ये भारत के अंदर ही पड़ता है। ये हो गया हमारा कंचनजंगा, ये भी भारत के अंदर ही पड़ता है, कंचनजंगा ये भी भारत के। लेकिन जो हमारा एवरेस्ट है, एवरेस्ट है जो, वो भारत के बाहर पड़ता है। एवरेस्ट कहां पड़ता है, भारत के बाहर, मतलब नेपाल और चीन में है। लेकिन ये दोनों श्रेणियां हैं किसकी, हिमालय के। इसका हिमालय से मतलब नहीं है, क्योंकि केटू कहां पाया जाता है, ट्रांस हिमालय पर। और ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट है नहीं, है ना। तो अब तीनों क्वेश्चन आप लोगों को एकदम विधिवत तरीके से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग कि अगर भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कहेगा केटू हो जाएगा,
भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा, वहीं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो माउंट एवरेस्ट। ऐसे हूबहू आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैं नोट किया हूं, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है बार बार पेपर में, और इसी क्वेश्चन में सब लोग कंफ्यूज होते हैं, तो अब आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो आप लोग बताइए सेशन आप लोगों को आज का कैसा लगा। आज इतने पे ही इसको स्टॉप करेंगे, शिवालिक हिमालय वगैरह कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा। और अब एक क्वेश्चन जो मैं पूछने को कहा हूं, फिर आज भी एक क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत तेथीस भूसन्नति है। यह सिद्धांत किसने दिया, यह सिद्धांत किसने दिया। पहला क्वेश्चन आप लोग इसका जवाब बताइएगा कि यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लक्षद्वीप किससे निर्मित चट्टान है, किससे निर्मित चट्टान है। लक्षद्वीप किससे निर्मित चट्टान है। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग फीडबैक भी दीजिए कि किस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आज की क्लास। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप लोग। यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी हमेशा रहती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो। गुरु दक्षिणा जिसे कहते हैं, वो गुरु दक्षिणा मैं आपसे क्या ले रहा हूं, पैसा तो नहीं ले रहा हूं ना, केवल एक ही चीज कहता हूं, सेशन को शेयर कर दो, और कोई बुरी चीज शेयर करने को कहता नहीं हूं। इसको शेयर करोगे दो चार का और भला होगा, तो ऐसी चीजों को शेयर कर देना चाहिए आप लोगों को, मैं ऐसा समझता हूं। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसे शेयर भी कर देंगे। और मेरा रिक्वेस्ट भी आप लोगों से है कि जो सेशन मैं पढ़ाया इसको बच्चे आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में कल फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ, इसी जोशो अंदाज के साथ। चलते हैं आज, जय हिंद जय भारत।